नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पे आपका सभी का स्वागत है। तो अपने जियोग्राफी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वायु परिसंचरण, जिसको बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक है जियोग्राफी के अंदर समझने वाला टॉपिक है, तो इसको केयरफुली ध्यान से अपने इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने पढ़ेंगे कि वायु परिसंचरण कहते किसको है। पहली परिभाषा क्या है, वायु परिसंचरण कहते किसको है। क्या है वायु परिसंचरण? वायु परिसंचरण कहते किसको है। ठीक है, वायु क्या है कि लगातार गति करती रहती है, लगातार गति करती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कभी रुकती नहीं है, लगातार गति करती रहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लगातार गति करने को क्या बोलते हैं, लगातार गति करने को क्या बोलते हैं, वायु परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, वायु परिसंचरण बोला जाता है। तो वायु परिसंचरण के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे कि वायु परिसंचरण ये गति कितने प्रकार की करती है। वायु गति है ना, कितने प्रकार की करती है। ठीक है, कितने प्रकार की गति करती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको अपने बोला क्या जाता है, तो उसको बोला जाता है, पहला तो है पवन। क्या बोला जाता है, पवन। ठीक है, पवन को बोलते हैं विंड्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है विंड्स। ठीक है, आगे वाला है वायु परिसंचरण। क्या बोला जाता है, वायु प्रवाह, प्रवाह बोलते हैं, परिसंचरण भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एयर करंट्स, एयर करंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्षैतिज गति करती है, ऐसे ऐसे गति करती है, इसको बोलते हैं क्षैतिज प्रवाह। क्या बोला जाता है, क्षैतिज प्रवाह। ओके, अब अपना दूसरे पे आ जाए बात, वायु प्रवाह। वायु प्रवाह कैसे गति करता है, ये करता है भी, एक तो करता है उत्थान, उत्थान का मतलब ऊपर। ठीक है, दूसरी गति करता है अवतलन, अवतलन मतलब नीचे उतरना। तो ये दो प्रकार की गति होती है, एक तो पवन होती है, पवन क्या है, क्षैतिज रूप से गति करती है। ठीक है, और वायु प्रवाह कैसे गति करता है, उत्थान और अवतलन। ठीक है, ऊपर उठना और नीचे गिरना, तो वायु प्रवाह कहलाता है। तो इसके अंदर एक और आता है भी 3D परिसंचरण। आपसे पूछ लिया जाए 3D परिसंचरण किसे कहते हैं, परिसंचरण किसे कहते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा कि जब दो वायु परिसंचरण, क्या, जब दो वायु परिसंचरण, पवन विंड्स और एयर करंट्स, वायु प्रवाह और पवन जब मिलती है, तो जब मिलने का वजह से जो सर्किल बनता है उसको बोलते हैं 3D परिसंचरण। अब 3D परिसंचरण कैसे बनता है, इसके बारे में अपने देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, पहले होता है क्षैतिज प्रवाह। क्षैतिज प्रवाह, पवना कैसे प्रवाह करती है अभी, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज प्रवाह, और ऊपर उठेगी उसको क्या बोलेंगे, उत्थान। क्या बोलेंगे भी, उत्थान। ठीक है, उत्थान होने के बाद कोरलियस बल के कारण ये अपनी दिशा के अंदर क्या है, बदलाव करेगी, मुड़ेगी ना, मुड़ने को क्या बोलते हैं, ऊपरी प्रवाह, ऊपरी क्षैतिज प्रवाह। क्या बोलेंगे, उत्तरी क्षैतिज प्रवाह। और जब ये नीचे गिरेगी, नीचे उतरेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतलन बोलेंगे। तो हो गया ना 3D परिसंचरण। तो ये होता है 3D परिसंचरण। अब से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3D परिसंचरण किसे कहते हैं, तो जब दो परिसंचरण आपस में मिलते हैं वायु के, तो जब यह सर्किल बनता है तो उसको बोलते हैं 3D परिसंचरण। ठीक है, क्या बोला जाता है अभी, 3D परिसंचरण क्या है, वायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या भी, कि वायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जिनके वजह से वायु प्रभावित होती है। ठीक है, उनकी दिशा के अंदर वो क्यों गति करती है, वो कारक अपने देखेंगे भी। पहला कारक कौन सा है, पहले कारक के अंदर आ जाएगा भी, अपने ब्लैक मार्कर का प्रयोग करते हैं, देखो हमें कि पहला कारक के अंदर क्या आएगा भी, पहले के अंदर आ जाएगा क्या, वायु दाब। क्या आएगा भी, वायु दाब। दूसरे के अंदर आ जाएगा तापमान, तापमान। और 3 नंबर पे आएगा क्या, कोरलियस बल, कोरलियस बल। और 4 नंबर पे क्या आएगा, फ्रेल का नियम।
क्या आएगा, फ्रेल का नियम। ये चार चीज़ें हैं जो पवन को क्या है, वायु के प्रवाह को क्या प्रभावित करते हैं। तो अब अपने एक एक उठा के इनके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वायु दाब कैसे वायु के प्रवाह को क्या प्रभावित करता है। तो पहला क्या रहने वाला है अपना, वायु दाब। तो वायु दाब से क्या होता है भाई, वायु हमेशा ही क्या है, आपको पहले टॉपिक के अंदर बता दिया गया है कि वायु हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अपना क्या रहता है, वायु दाब। वायु दाब, तो वायु दाब के अंदर अपने पढ़ेंगे कि वायु हमेशा गति कहाँ से करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। और अपना आगे वाला रहने वाला है क्या, तापमान। क्या रहता है, तापमान। 2 नंबर वाला क्या है, तापमान। देखो तापमान और वायु दाब के अंदर व्युत्क्रमणी संबंध पाया जाता है आपस में। क्या पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान क्या है, अधिक होगा, तो क्या है, वायु दाब है, ऑटोमेटिक की बात है, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हाई टेम्परेचर होगा और इधर होगा लो टेम्परेचर। तो पौने कैसे चलेगी भाई, कैसे चलेगी, लो टेम्परेचर कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, क्या है, कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलेगी। उल्टा संबंध पाया जाता है, वायु दाब के अंदर उल्टा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। इधर क्या है, अधिक तापमान है, इधर क्या है, कम तापमान है भाई, कम तापमान है, इधर क्या है, अधिक तापमान है। तो यहाँ पे क्या है, वायु गर्म होकर ऊपर फैल जाएगी, तो ये स्थान क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए पौने कहाँ से तो चलेगी, तो कहाँ से चलेगी, यहाँ से, जहाँ पे क्या है, ठंड है, यहाँ पे गर्म इलाका है। गर्म कैसे हो गया अभी, सूर्य की किरणों की वजह से गर्म होकर पौने ऊपर उठ गई, ये खाली हो गया स्थान, तो यहाँ से ठंडी क्या पौने इसको भरने के लिए चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं तापमान है जो क्या है, वायु चलने का कारण के अंदर इंक्लूड है भाई। ओके, तो आगे वाला अपने पढ़ेंगे क्या, कोरलियस बल। कोरलियस बल क्या है, कोरलियस बल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कोरलियस बल, कोरलियस बल। कोरलियस बल के अंदर क्या है कि पौने जब क्या है, अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पे पहुंचती है, तो उसकी दिशा के अंदर क्या है, विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपने, कोरलियस बल बोला जाता है। तो कोरलियस बल का प्रभाव अपनी बात की जाए तो कोरलियस बल के अंदर क्या होता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है ध्रुवों पे। अधिक प्रभाव कहाँ पे रहता है, ध्रुवों के ऊपर रहता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कोरलियस बल का प्रभाव सबसे कम कहाँ पे रहता है, कम रहेगा कहाँ पे, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। एक ही नाम है भाई, भूमध्य रेखा या बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ये आपको पहले करवा दिया गया है कि 0 डिग्री के ये 4 नाम है। तो कम कहाँ पे रहेगा, कोरलियस बल का प्रभाव कम रहेगा 0 डिग्री पे, और ध्रुवों पे क्या अधिक रहेगा। ठीक है, कम और अधिक क्यों, इसका कारण को अपने समझते हैं भाई। देखो अगर घर्षण बल अधिक है, क्या है, घर्षण बल क्या है, अधिक है, तो पवनों की गति के अंदर रुकावट आएगी ना, तो पवनों की गति क्या ऑटोमेटिक कम होगी। घर्षण बल अधिक है तो पवनों की क्या है, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गति कम होगी तो क्या, कोरलियस बल का प्रभाव भी कम होगा। कोरलियस बल का क्या होगा, प्रभाव भी कम होगा। तो कोरलियस बल का प्रभाव भी क्या होगा भी, कम होगा। तो इसी प्रकार क्या है, पवनों जब क्या है अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पे पहुंचती है तो अपनी दिशा के अंदर क्या है, इनके अंदर विस्थापन हो जाता है। तो इसका क्या उसकी को क्या बोलते थे, कोरलियस बल बोला जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है ध्रुवों पे, और 0 डिग्री पे क्या रहता है, सबसे कम रहता है। अब अपने आगे वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भी, फ्रेल का नियम। फ्रेल का नियम ही क्या है, इस विस्थापन को आगे बढ़ाते हुए कोरलियस बल के प्रभाव को, फ्रेल का नियम, ये अपना चौथा आ गया अभी, वायु परिसंचरण को प्रभावित करने वाला। तो फ्रेल ने तो ये बता दिया कि पौने जब अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पे पहुंचती है तो उनके दिशा के अंदर विस्थापन हो जाता है। पर फ्रेल कोरलियस ने ये नहीं बताया कि उनका दिशा के अंदर विस्थापन किस दिशा में होता है। तो आगे एक जियोग्राफर थे फ्रेल ने क्या बताया कि जब वायु अपने क्या है
उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पे पहुंचती है तो क्या उनकी दिशा के अंदर विस्थापन हो जाता है। विस्थापन कैसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, नॉर्थ गोलार्ध के अंदर, नॉर्थ गोलार्ध के अंदर क्या है, उनके दिशा दाईं ओर मुड़ जाती है। ये क्या मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। और साउथ गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है, दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या है, इनकी दिशा क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसे बोलते हैं फरेल का नियम। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था कौन सा, वायु परिसंचरण। तो वायु क्या लगातार गति करती रहती है, उसी को वायु परिसंचरण बोलते हैं। और इसके अंदर उसको प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए। ये समझने वाला है टॉपिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फरेल के नियम या कोरियोलिस बल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके एवरीबॉडी।